अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज के जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं ये MBBS डॉक्टर हैं। इसके अलावा मेमन कंसल्टेंट के नाम से इनका एक क्लिनिक भी है जो ये रन कर रहे हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर भी हैं और पिछले 6 माह में इन्होंने कोविड ICU में भी अपनी ड्यूटी को सरंजाम दिया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यामीन बोचा। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि लास्ट 6 मंथ से जो आप कोविड ICU में आपकी ड्यूटी थी, तो वहां पे आपने किस तरह के मरीजों को देखा? क्योंकि सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ तो मेनली कोविड के ही पेशेंट्स होते हैं सारे, और उसमें बहुत डिफरेंट तरह के पेशेंट्स देखे। मतलब कोई ऐसे सिम्टम्स के साथ आ रहा था जो यूजुअल सिम्टम्स होते हैं, यूजुअल अलामत होती हैं, जैसे पहले खांसी होना, बुखार आना, फिर जो है वो उसके साथ ही लंग्स को वो इन्वॉल्व कर देता था, ये भी होता है। और साथ में कुछ अनयूजुअल अलामत के साथ भी आते थे कि आए वोमिटिंग और नोजिया के साथ हैं या वोमिटिंग और डायरिया के साथ हैं कि उल्टी हो रही है और मोशन हो रहे हैं, और फिर बाद में जब देखते हैं उनके सारे टेस्ट वगैरह करते हैं तो पता चलता है कि ये तो कोविड का पेशेंट है। अच्छा, मतलब कोई मेन सिम्टम नहीं था कि जिससे पता चलता? बहुत सारी चीजें मिक्सअप हो रही होती हैं, फिर उसके बाद हम जब टेस्ट करते हैं तो फिर हमें पता चलता है, एक्सरेज कर रहे होते हैं, उसमें फिर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं कि वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हमें बताते हैं कि पेशेंट की अभी क्या सिचुएशन है। अगर वो रेज्ड आते हैं तो फिर वो सारा कोविड की तरफ जा रहा होता है, तो फिर उस हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट। तो अभी कितने फीसद जो लोग हैं वो कोविड से बच चुके हैं? ICU में से कितने फीसद लोग सेहतयाब होके गए? ICU में मेजोरिटी पेशेंट्स सेहतयाब हो जाते हैं। मतलब ऐसा है कि 10% रेशो है डेथ का, बाकी 90% सेहतयाब हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली यही कहा जाता है ना कि जो बंदा कोविड में होके ICU में चला गया फिर वो वापस नहीं आता। तो इसमें कितने % लोग थे जिन्होंने जल्दी रिकवर किया? इसमें डिफरेंट वो था जिनकी इम्यूनिटीज अच्छी थी, जो यंग पेशेंट्स थे। अब पिछले 2-3 मंथ्स में तो ऐसे पेशेंट हैं जो पार्शियली या फुली वैक्सीनेटेड थे। तो जो वैक्सीनेटेड थे उन्होंने ज़्यादा जल्दी जो है ना वो कोप अप किया उन सिम्टम्स को, और वो जल्दी सेहतयाब हो गए। और जो जिनकी इम्यूनिटी भी डिस्टर्ब थी, फिर उनको कोमॉर्बिड्स थी, यानी उसके साथ कोई और डिजीज़ थी, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इस तरह की जो डिजीज़ थी, तो उन पेशेंट्स में थोड़ा टाइम लगा, या वो पेशेंट जो है वो डिक्लाइन की तरफ गए। बट वो डोंट यू थिंक कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई उनको भी दोबारा से कोविड हो गया? उनको कोविड हुआ, ये तो वैक्सीन का एक रीज़न यही है कि कहते हैं कि ना हमें दोबारा कोविड होगा तो हम वैक्सीन क्यों लगाएं, लोग ये पूछते हैं। हाँ। लेकिन इसमें यही है कि जब आपको कोविड होगा ना तो वो कोविड के सिम्टम्स उस तरह के सिवियर नहीं होंगे जो आप नॉन वैक्सीनेटेड पेशेंट्स में देखते हैं। मतलब उनको जो है ना उनका लंग्स, अगर नॉन वैक्सीनेटेड पेशेंट का समझे 90% लंग डैमेज है तो उनका 40% होगा, 30% होगा। हमने ऐसे भी देखे कि 10% लंग डैमेज था, और वो जहां वो ICU का पेशेंट तकरीबन 1 महीना ले रहा है सही होने में, या 1 हफ्ता ले रहा है, ये 1 से 2 दिन में सही हो जाते थे। अच्छा, ऐसा भी हुआ है? ऐसा भी हुआ है। और कितने % ऐसे लोग थे जो मतलब कुछ दिनों में ही जो सरवाइव नहीं कर सके और जिनकी डेथ्स हुई? रेशियो क्या थी? 2 to 3% ऐसे पेशेंट्स थे। 2 to 3 जी। तो कोविड के अलावा जो है आपने MBBS भी, आप माशाल्लाह से डॉक्टर हैं, तो कितने साल हो गए हैं आपको मतलब इस फील्ड में? 2016 में ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई है, उसके बाद से ही फिर मैं प्रैक्टिस में हूँ। तो ये क्या बचपन से शौक था या किसी से इंस्पायर हो के आपने कहा मैं भी बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, या फैमिली में कोई था? फैमिली में तो कोई नहीं था। अच्छा, ये तो मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो ज्यादातर जितने भी लोग हैं उनका रुझान ही कारोबार की तरफ होता है, बिजनेस की तरफ होता है। तो बहुत ही कम ऐसे लोग थे, और मेरा भी एक टाइम तक माइंड यही था कि मैंने आगे बिजनेस करना है। तो मामू वगैरह का कारोबार था, तो मैंने सोचा था कि मैं भी इसी को कंटिन्यू करूंगा। लेकिन फिर टाइम के साथ साथ मैंने रियलाइज किया कि नहीं, मैं कुछ डॉक्टर्स भी मैंने ऐसे देखे। एक डॉक्टर है हमारे, सीनियर भी हैं, टीचर भी हैं, वो आजकल रियाद में होते हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार डेडी। अच्छा। उनसे बड़ी मुझे इंस्पायरेशन मिली थी, और फिर मैंने सोचा था कि मैंने डॉक्टर बनना है। मतलब आप उनकी पर्सनालिटी से इंस्पायर होके आपने बोला मैं भी डॉक्टर बनूंगा। तो फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया था? फैमिली ने तो पूरी नहीं सपोर्ट किया, लेकिन मदर ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। तो हर जगह पर जहाँ पर जो है ना, क्योंकि मेरे कम मार्क्स आते थे तो बड़ा भाई मुझे डांटता भी था,
तो मेरी अम्मी जो है ना बड़ा सपोर्ट करती थी मुझे उस अच्छा, टाइम पे, तो अच्छा। थोड़ा हौसला होता था। पहले जब डांट खाता था तो मैं सोचता था कि नहीं करना, हाँ, मतलब होता है ना एक टाइम में बंदा बोलता है छोड़ो यार इसके, जोड़ो बिजनेस ही कर लेता हूँ, हाँ फैमिली बिजनेस की ही कर तरह। लेते हैं। फैमिली का एक माइंड बना हुआ होता है कि बिजनेस करेगा तो जल्दी सेट हो जाएगा, जल्दी सेटल हो जाएगा, तो यही जहन था। लेकिन बदर जो है उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया काफी लोगों का। लेकिन आपके मामुओं ने या आपके मतलब वालिद साहब ने या भाइयों ने ये नहीं कहा तुम क्या कर रहे हो, मतलब हमारा नाम क्यों नहीं, खराब ऐसा कर रहे मेरे हो, father- हम सब बिजनेसमैन है और तुम डॉक्टर बन रहे हो। मेरे फादर भी जो है ना बिजनेसमैन नहीं है, वो भी जॉब करते हैं, मैनेजर हैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में। अच्छा, तो उनका माइंड था इस तरफ, वो तो अच्छा, चाहते थे कि पढ़े, जितना पढ़ सकते हैं उतना जो है ना वो स्टडी करनी चाहिए। बाकी मामूओं का और उनका यही जहन था कि चलो ये आगे कारोबार करेगा, अच्छा सिस्टम संभाल लेगा। मतलब लेकिन जब अभी डॉक्टर बने तो अभी वो कहते हैं कि यार अच्छा हुआ कि तुमने उस वक्त जो है ना डाइवर्ट हो गए थे और अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की थी। बिल्कुल सही बात है, सही वक्त पे जो डिसीजन बंदा ले ले तो आगे जाके वही सही रहता है। तो आपने अपने वालिद का नाम रोशन कर दिया और वो आपके वालिद जो हैं वो आपसे कितना खुश होते हैं? वो तो बहुत खुश होते हैं। मतलब वो कहते हैं मतलब कि मुझे पर्सनली ये खुशी होती है कि जब मैं अपने फादर को कॉल करता हूँ ना तो पहला वहाँ से आवाज ही वो आती है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब क्या हाल है। तो जो फीलिंग होती है ना वो एक अलग ही फीलिंग होती है। मतलब एक प्राउडी मोमेंट हाँ, होता है proud वो moment कि जो बाप चाहता था वो बेटा बन गया, बन गया, तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। और दूसरा फैमिली में कोई नहीं है तो फिर एक ये भी एक अच्छा वो है इम्पैक्ट। ऐसा होता है कभी रिश्तेदार जो है वो मुफ्त में इलाज कराने आ जाते हैं, वो तो सारे ही करवाते हैं। सारे मुफ्त में इलाज कराते हैं, कोई पैसे नहीं देता ना। हाँ, घर में डॉक्टर घर में हो ना ये तो यही होता है। नहीं, घर में भी होता ही है कि स्टार्ट में तो पहले तो वो यकीन ही नहीं करते थे, बोला हम दूसरे डॉक्टर के पास ही जाएंगे। अभी थोड़ा ऐसा टाइम आया कि घर वालों ने थोड़ा अभी बिलीव करना शुरू किया है कि नहीं यार ये इससे हमें फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल, तो आपको ये पता चलो। ही है जी कि घर की मुर्गी जो होती है वो दाल दाल बराबर बराबर होती है, कोई नहीं देखता और कोई नहीं समझता इस बात को। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर भी हैं, वहां पे आप क्या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं? वहाँ पे मैंने कैजुअलिटी में भी सर्व किया है, वहाँ पर जो है वो डिफरेंट इमरजेंसी पेशेंट्स आते थे उनको भी देखा है, ओपीडीज में भी काम किया है, और पिछले 5-6 मंथ से मैं 5 to 6 मंथ से मैं कोविड आईसीयू में था। तो वो वहाँ बताया तो, आपने हाँ। स्टार्ट में ही, मैंने तो उसका सवाल उसका कर सवाल लिया कर था, लिया। बिकॉज ये जो एक टॉपिक है ये एक बहुत सेंसिटिव Sensitive टॉपिक topic है, है। बिल्कुल। अभी तक आपको क्या लगता है कोविड जो है कितनी हद तक जो है खत्म हो चुका है? मेरे ख्याल अब में तो आप बहुत कम रह गया है, 1 कम to रह गया 2% है। हॉस्पिटल सारा जो आप कैलकुलेट करते हैं ना वो हॉस्पिटल एडमिशंस के ऊपर करते हैं, तो वो उस तादाद में एडमिशंस नहीं हो रहे जितना पहले हो रहे थे। मतलब पहले तो ऐसा होता था, मैंने तो ऐसे ऐसे दिन भी गुजारे हैं कि हमारी बेड की कैपेसिटी 50 है तो हमें एक्स्ट्रा बेड्स लगाने पड़ते थे, अच्छा, इतना पेशेंट्स का रश होता था। तो फिर आपने उन दिनों में आपको डर नहीं लगा कि डर कहीं भी मुझे लगता ना था, हो जाए? डिप्रेस भी हो जाता है बंदा। दूसरा ये कि जाके आपने फिर फैमिली से मिलना है, फैमिली से हाँ, मिलना तो है। फिर बड़ा जो है ना वो होता था कि पहले घर जाएं, पूरा वॉश करें खुद को, बिल्कुल, बिल्कुल, कपड़ों को बिल्कुल। बिल्कुल अलग करके वॉश करके बिल्कुल अलग रख देना है। ये सारी चीजें होती थी, फिर जाके थोड़ा सा एक तसल्ली। उसमें भी डर लगता था कि यार कहीं कुछ ऐसा ना हो कि कोई एक पेरेंट्स ऐसा एक्सपोज ना हाँ, हो जाए। इतना सबसे सा main डर ये जर्म होता है। भी कहीं मतलब अल्लाह ना करे हाँ। लग जाता है किसी को फैमिली में, तो ये एक बहुत ही बहुत हॉरिबल बड़ा एक वो टाइम था पूरी आवाम के लिए, और स्पेशली आप जैसे लोगों के लिए। मैं कहती हूँ सलाम है आप जैसे हीरोज को, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो आप हैं। एनीवेज, आप मुझे ये बताएं कि अभी जो है करंट सिचुएशन हॉस्पिटल्स में क्या चल रही है, मरीजों की तादाद कितनी है और कितने लोग जो हैं वो इससे मतलब कवर हो चुके हैं? अभी तो मेजोरिटी कवर हो चुके हैं, सिर्फ 1 to 2% ऐसे हैं जो अब रिपोर्ट कर रहे हैं या एडमिट हो रहे हैं इस तरह के पेशेंट्स। बाकी तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गया है। जो मैं बता रहा हूँ कि 50 बेड्स कैपेसिटी में हमें एक्स्ट्रा बेड लगाने Extra पड़ते bed थे, अब लगाते ऐसा है कि तकरीबन 10 पेशेंट्स हैं, 12 पेशेंट्स हैं, इस तरह का हो गया। अच्छा, अच्छा, अब उसमें भी फिर 3 तरह के पार्ट्स होते हैं अगर आप कोविड आईसीयू में जाए। एक होता है नॉन कोविड आईसीयू के कोविड नेगेटिव है, सिम्टम्स के साथ आया नॉन कोविड, आपने कोविड नेगेटिव पेशेंट उसमें नॉन कोविड आईसीयू में एडमिट कर दिया। एक होता है कोविड सस्पेक्ट कि अब नया नया आया है, हमने अभी टेस्ट करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन अच्छा। कुछ ऐसे इसके सिम्टम्स लग रहे हैं या कुछ ऐसा हमने नोट किया है, एक्सरेज में कोई ऐसा आ रहा है तो हम कहते हैं कि यार ये हो सकता है कि ये सस्पेक्टेड है कि कोविड हो इसको। एक होता है कोविड पॉजिटिव। कोविड पॉजिटिव में जिनका कोविड पॉजिटिव भी आ गया और साथ में सिम्टम्स भी हो तो फिर उनको हम कोविड पॉजिटिव आईसीयू में रखते हैं। ओके, तो अब आईसीयू में अगर 10% पेशेंट्स भी है ना तो 10% में 1 to 2% ऐसे होंगे जो कोविड पॉजिटिव है, बाकी सस्पेक्टेड कोविड और नॉन कोविड में। मतलब ये होता है कि जब एक बंदा आता है उसको उसके सिम्टम्स आपको लग रहे होते हैं तो वो आपको डाउट होता है, लेकिन उसका टेस्ट करवाने गया होता है, हाँ, तो फिर उसको आप उस वार्ड में रखते उस वार्ड में रखते हैं। हैं। यानी कि कोविड में भी 3 किस्म की आपकी वार्ड्स हैं। हाँ, आईसीयू के तीन किस्म के आईसीयूज होते हैं। अच्छा,
वो कौन कौन से होते हैं? वो यही ना, नॉन कोविड, सस्पेक्टेड कोविड और कोविड। ओके ओके। इसी के साथ आप मेमन कंसल्टेंट क्लिनिक भी अपना रन कर रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं आप लोगों को? इसमें हमने जो है ना डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के जो डॉक्टर्स हैं उनको हम चाह रहे हैं कि एक ही रूफ के अंदर ले आए। तो पेशेंट आता है ना, होता ये है कि आजकल मेजॉरिटी जितने हॉस्पिटल्स हैं या मेजॉरिटी बड़े जो सेटअप्स हैं उनमें यही हो रहा है कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की तरफ जाते हैं। उसमें आपने शुगर वाले डॉक्टर को भी दिखाना है, आपने हार्ट के डॉक्टर को भी दिखाना है, आपने साथ में जो है ना किसी सर्जन को भी दिखाना है, साथ में आपने डाइटिशियन को भी दिखाना है अगर आप जो है ना वो अपनी डाइट के हवाले से कंसर्न है, आपको मसल्स का कुछ इश्यूज हैं तो आपने फिजियोथेरेपिस्ट को भी दिखाना है। तो हम चाह रहे हैं कि ये सारी जो है ना एक ही रूफ के अंदर आ जाए। यानी कि आपका ये जो क्लिनिक है इसके अंदर ये हर तरह के डॉक्टर मौजूद हैं। मतलब एक अगर पेशेंट आता है तो उसको एक ही छत के नीचे सारे डॉक्टर सब मिल जाएगा। कभी ऐसा कोई पेशेंट आया कि वो मतलब कुछ और करने आया हो तो उसने कहा चलो ये भी टेस्ट करा लेता हूँ, ये भी आते हैं ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं। मतलब वो एक आया था, वो स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाने आया था। अच्छा। स्किन स्पेशलिस्ट ने कहा कि आपको जो है ना वो ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज वो होती है जिसमें अपनी ही बॉडी के कुछ पार्ट्स के अगेंस्ट ना हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना लेती है। अच्छा। तो उसको ऑटो इम्यून डिजीज थी, तो फिर उसको फिजिशियन के पास रेफर किया। तो उसने कहा कि मुझे बैक पेन भी बहुत होता है, उसका वजन भी अच्छा खासा था। तो फिर उसको जो है ना फिजियोथेरेपिस्ट ने भी देखा। फिर उसके साथ कोई और भी मसला था कि भाई मुझे अपनी डाइट भी उस हिसाब से सेट करनी है, तो उसने डाइटिशियन को भी दिखाया। तो ये सारा एक साथ ही पैकेज लेके चला गया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं इसके लिए। और आगे जो है फर्दर आप क्या कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए? फर्दर अभी मेरा एमफिल फार्माकोलॉजी में कंप्लीट हो गया। अच्छा। और अब मैं एमएससी डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी की तरफ जा रहा हूँ। ओके, फार्माकोलॉजी, व्हाट इज फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी एक्चुअली बेसिक साइंस का सब्जेक्ट है जो हम एमबीबीएस के जो अंडर ग्रेजुएट्स होते हैं उनको पढ़ाते हैं। तो उसमें जैसे एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, इसी तरह फार्माकोलॉजी भी आता है। मतलब टोटली ये तो डॉक्टरों वाली सारी जुबान है, मुझे कहाँ पता है इन जुबानों का। एनीवेज तो ये टीचिंग साइड है। अच्छा। असल में मेरा एक पैशन था शुरू से ही टीचिंग का। मैं जब फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में गया तो मुझे शौक चढ़ा कि मैं टीचिंग करूं। तो पहले मैंने घर पे मेरे 2-3 स्टूडेंट्स आते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों डॉक्टर्स बन गए अभी। माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर मैंने डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन किए, उनमें मैंने टीचिंग की। तो वो चलता रहा, फिर फाइनल ईयर तक भी यही रहा। फिर मैंने एक ज़हन बनाया था कि मैं एमफिल की तरफ जाऊं और आगे भी टीचिंग। अभी मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मैंने एमफिल के दौरान भी, ट्रेनिंग के दौरान भी टीचिंग की है। यानी कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी स्टूडेंट की अम्मा आके बोलती हो कि भाई तुम्हारे पास ही पढ़ रहा था, फेल हो गया? ऐसा तो अब तक नहीं हुआ। यानी कि आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं। इसके अलावा आप डायबिटीज के भी स्पेशलिस्ट बन रहे हैं, तो उसमें उसके बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली मेरी जो है ना फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की। मतलब मेरी मदर को भी है, मेरे एक मामू की डेथ भी जो है ना वो डायबिटीज की वजह से हुई, मेरी नानी की डेथ डायबिटीज की वजह से हुई थी, और मेरी एक खाला है उनको भी डायबिटीज है। तो उसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि अक्सर मतलब डायबिटीज 2045 में जो है ना वो अच्छे खासे लोगों को हो जाएगा। 2 करोड़ की आबादी को पाकिस्तान में हो जाएगा। हाँ। ये इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की रिपोर्ट है। अच्छा। तो इस चीज को देखते हुए कि लोगों को डायबिटीज के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। फिर दूसरा ये कि हम प्री डायबिटीज की तरफ, मतलब ज्यादातर लोग प्री डायबिटीज में होते हैं कि अभी प्री डायबिटीज से डायबिटीज में जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल। लेकिन वो उसको कंसीडर नहीं करते। हाँ। तो मेरा मकसद यही है कि आगे हम इतना कोशिश कर लें, क्योंकि एक सबसे मेन जो मसला है ना वो हमें पता नहीं होता कि डायबिटीज होती किस वजह से। हम आज तक यही समझ रहे हैं कि वो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि 2 करोड़ तक की आबादी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी 2045 तक, तो वो होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। वो किस वजह से होता है कि आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हैं, अच्छा। या आप चावल ले रहे हैं, या आप रोटी का इंटेक ज्यादा कर रहे हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स है सारी। तो जब आप ले रहे हैं तो उस पे जो है ना वो इंसुलिन आपका रिलीज हो रहा होता है। तो इंसुलिन ने क्या करना है, वो ब्लड शुगर को जो है ना वो सारा लेके जाता है सेल्स में, ताकि सेल्स उसको यूज करें, मेटाबोलाइज करें और हमें एनर्जी मिले। और दूसरा हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, हमने चलना नहीं है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी खास नहीं होती है। सबसे पहले सारा मसला ये होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी जब नहीं हो रही होती ना, तो फिर वो एक टाइम आता है कि सेल कहता है कि अब मुझे और शुगर नहीं चाहिए, तो वो अपने दरवाजे बंद कर देता है मजीद। अच्छा। इंसुलिन जो है उसका काम होता है कि वो जो दरवाजे पे ताला लगा होता है ना उसको चाबी की तरह खोलता है। बट नहीं, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगी, जो लोग इंसुलिन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उनका तो बेचारों का बस फिर अल्लाह ही हाफिज होता है, क्योंकि मेरी भी एक मतलब रिलेटिव्स थी, उनकी डेथ डायबिटीज से हुई। एंड यू वॉन्ट बिलीव दैट जब उनको मसला होता था या उनको कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो बैठे बैठे अपने मतलब यहाँ पे लगाती थी, वो एक इंजेक्शन होता था तो वो बैठे बैठे लगा देती थी।
मतलब उसके बाद उनकी डेथ हो गई। क्या इससे भी होता है कि ज्यादा इंसुलिन यूज करने वाले जो होते हैं, मतलब अगर थोड़ा से भी तबीयत खराब है तो इंसुलिन लगा लो? नहीं नहीं, ये तो फिर गलत प्रैक्टिस है ना। हाँ। ये तो प्रैक्टिस ही गलत है। एक्चुअल में यही होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का मकसद ये है कि आपका इंसुलिन तो सही निकल रहा है, मतलब जब आपकी ब्लड शुगर हाई होगी ना, इंसुलिन का काम नॉर्मली ये होता है कि जब आपकी ब्लड शुगर हाई हो तो उसको नॉर्मल पे लेके आए, ठीक है। अब इंसुलिन ने क्या करना है, वो ताला खोलता है, मतलब वो चाबी है जो ताला खोलती है सेल का, सेल के अंदर फिर जो है ना वो ब्लड शुगर जाती है। अब वो जब ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ रही है, सेल जो है ना उसने मजीद ताले लगा दिए और वो अपने अंदर ब्लड शुगर को नहीं लेके जाना चाह रहा, ठीक है ना। तो उस ब्लड शुगर के अगेंस्ट में इंसुलिन निकल रहा होता है। बिल्कुल जी, यही से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे, मुझे ब्रेक पे जाना है। तो व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। इस वक्त हम बैठे हैं डॉक्टर यामीन बोचा साहब के साथ और एमबीबीएस डॉक्टर हैं और बड़ी मजे मजे की इनसे बातें जानने का मौका मिल रहा है। तो हम डायबिटीज के बारे में बात कर रहे थे, तो मेरा सवाल ये था कि जो लोग इंसुलिन यूज करते हैं तो फिर वो दिन ब दिन जो है उनकी सेहत जो है वो गिरती जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। और क्या ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो हैं वो परहेज नहीं करते मीठे का, उसकी वजह से भी लोगों को ज्यादा इंसुलिन यूज करने की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल ऐसा ही। असल होता ये है कि इंसुलिन आपकी, जो मैं पहले बता रहा था कि वैसे ही ब्लड में हाई होती है। आप मजीद जब इंसुलिन ले रहे होते हो ना तो फिर आपको क्रेविंग होती है। हाँ। तो उस क्रेविंग के नतीजे में आप ज्यादा मीठा भी ले रहे होते हो। आपके तो यार मेरी शुगर लो हो गई तो फौरन से आपने चावल खा लिए, या फौरन से आप चीनी वाला पानी पी लेते हो, या कोई जूस वगैरह पी लेते हो, मीठा खा लेते हैं। ये इशू होता है। हाँ। तो ये होता है इसी वजह से है कि जब आपकी इंसुलिन एक तो रेज्ड है, फिर आप ज्यादा इंसुलिन ले रहे हैं। जब आप इंसुलिन ले रहे होते हैं ना तो वो बॉडी में जब ज्यादा होती है तो फिर वो थोड़ा सा सेंसिटाइज होना शुरू हो जाते हैं, मतलब जो इतने सारे ताले ना उन सब पे इंसुलिन लग जाती है। फिर वो सेहत गिरना आपको आराम आ जाता है कि यार मेरी शुगर कंट्रोल में चल रही है, लेकिन सेहत गिरना शुरू हो जाता है। तो ये सारा इशू जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। अगर हमारी आवाम को ये बात समझ आ जाए ना कि मेन टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन की कमी की वजह से नहीं हो रही, इंसुलिन के बढ़ने की वजह से हो रही है। और आप ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं जिसमें एक आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये आप कर लें। जैसे रमजान में लोग रोजा रखते हैं, उनकी शुगर कंट्रोल में आ जाती है, उनकी डाइट मतलब वेट उनका कंट्रोल में आ जाता है, अगर वो सही तरीके से कर रहे हो। हमारे यहाँ तो मसला ये है कि इफ्तार होता है तो हम कहते हैं कि भाई सब कुछ मैंने खाना है। हाँ। वो दोनों बातों से जब शुरू हो जाते हैं ना लोग, तो फिर उनका अल्लाह ही हाफिज है कि फिर उनका वेट लॉस में वो नहीं आती। हालांकि मैंने कितने ऐसे देखे हैं कि जो कहते हैं कि हम रमजान आ गया ना अब मेरा वेट कंट्रोल हो जाएगा। हाँ। आपकी शुगर भी उससे कंट्रोल हो जाती है। ऐसा ही मैकेनिज्म अगर आप पूरे ईयर रखते हैं ना, और ज्यादा भी नहीं, आप हफ्ते में एक दिन ऐसा कर लें, आप रोजा नहीं रख सकते, आप जो है ना वो वेट फास्टिंग कर लें। ये तो ड्राई फास्टिंग तो हम रोजे में करते हैं ना, वेट फास्टिंग कर लें। आप ऐसे लिक्विड्स ले लें जो आपको इंसुलिन को रेज नहीं करें, तो फिर इजीली आपका मेटाबॉलिज्म भी सही हो जाएगा, इंसुलिन जो ज्यादा थी वो नॉर्मल पे आ जाएगी, और फिर सेल जो है ना नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देगा। जब ब्लड शुगर ज्यादा नहीं है तो फिर उसने ज्यादा ताले लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो एक नॉर्मल ताला लगा हुआ होगा, उस पर जब आप खाएंगे तो फिर आप इंसुलिन, वो वैसे ही अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पर रखा हुआ है कि वो हमारे पैंक्रियास से निकलता है, लबलबे से इंसुलिन निकलता है, और वो इंसुलिन आपके लिए काफी होगा। सही। लेकिन आपकी जब शुगर हाई होती रहेगी और आपकी कोई सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और डेली इसमें एक चीज आप इंक्लूड कर सकते हैं कि आप वॉक करें। अच्छा। हाँ, वॉक, इसमें ब्रिस्क वॉक एक होती है, हफ्ते में 4 दिन आप करें 35 मिनट्स की। उसमें ब्रिस्क वॉक उसको कहते हैं कि आप इतना तेज चलें कि आपकी हार्ट बीट आपको फील हो। तो जब आप ये करेंगे तो इससे भी आपकी एनर्जी के मेटाबॉलिज्म तेज होंगे, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहेगी। तो इसका जो है वो इलाज क्या है एग्जैक्टली? शुगर का कोई इलाज नहीं है, या इसका इलाज सिर्फ परहेज है? क्या है इसका इलाज? अब इसमें 2 कैटेगरीज आती हैं। एक तो मैंने बता दिया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो मेन उसका रीजन होता है, खास तौर पे डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। ये है कि आप में एक तो नॉलेज हो आपको अपनी बीमारी के बारे में प्रॉपर, ठीक है। दूसरा आपका डिसिप्लिन। अब ये नहीं है कि यार मैंने आज मैं बदपरहेजी कर लेता हूँ, कल मैं बदपरहेजी कर लेता हूँ, आज मैंने चावल खा लिए, आज फलां की ऑफिस से आए थे या फलां के घर से आए थे तो मैंने खा लिए। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो थोड़ा सा आपने उसको साइड पे रखना होगा नॉलेज और डिसिप्लिन के साथ। और ज्यादातर शुगर उनकी कंट्रोल हो सकती है मेन जो बहुत ज्यादा फैटी हो जाए। अच्छा। हाँ, क्योंकि सारा असल में इंसुलिन जब वो नहीं कर सकती ना कि ग्लूकोज आपके सेल में नहीं जा रहा, तो वो उसको स्टोर करती है। सही। पहले वो एज अ ग्लाइकोजन करती है। ग्लाइकोजन हमारे मसल्स को चाहिए होता है, हमारे लिवर को चाहिए होता है, लेकिन वो बहुत
लिमिटेड अमाउंट में चाहिए होता है, उसके बाद वो सारा फैट बनाती है। जब आप ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं ना, तो फिर आपकी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, बिल्कुल, वो उस फैट से लेती है। ओके, फैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फैट से जब लेगी तो एक टाइम आएगा कि आपकी वो बॉडी में जो है ना फैट कम होता जाएगा। जब कम होता जाएगा तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, शुगर आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। बस फिर आपने चेक करना होता है। दूसरी जो कैटेगरी है वो होता है स्ट्रेस की वजह से। अच्छा। जब स्ट्रेस होता है तो फिर वो कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं या कॉर्टिसोल हार्मोन आप कह लें, वो आपकी शुगर हाई करवाता है। अच्छा। तो वो जब शुगर हाई होगी ना, उसमें फिर आपको और वो ज्यादातर आपको दिखेंगे पतले लोग, हाँ, जिनको शुगर है, वो फिर इस वजह से होती है। जब तक आप अपना स्ट्रेस सही नहीं करते, आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं आएगी। ओके, तो ये दो कैटेगरीज हैं, यानी कि इसका जो है इलाज नहीं है, इसका परहेज है सिर्फ। नहीं, आप अगर ये डायबिटीज रिवर्सल की तरफ जाते हैं ना, खास तौर पे ये जो मोटे लोग हैं, तो फिर वो समझो इलाज ही है ना उनका कि वो शुगर उनकी कंट्रोल ही रह रही है कंटिन्यूस, लेकिन उनको फिर अपना लाइफ स्टाइल उस हिसाब से चेंज इससे ये भी होता है कि उनका वेट जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। वेट कंट्रोल्ड होना चाहिए, डाइट कंट्रोल होनी चाहिए कि आपकी बैलेंस डाइट हो, आपने कार्ब्स कितने लेने हैं, 3 जो है ना, वो वैसे तो 4 मैक्रोज होते हैं, वाटर को भी अगर हम इंक्लूड करें, वरना 3 मैक्रोज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट। मतलब आपने डेली प्रोटीन कितना लेना है, डेली फैट कितना लेना है और डेली कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, उतना आप लेंगे। लिमिटेड अमाउंट में कार्ब्स होंगी आपकी, तो फिर सही रहेगा। और फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी उस पर फिर डिपेंड करती है। तो आपके घर में आपने बताया काफी डायबिटिक लोग हैं, डायबिटीज जो है वो होती किन चीजों से है, मतलब किस तरह से इसके सिम्टम्स जो हैं वो हमें पता चले। अब एक नॉर्मल बंदा है, वो रोज खाना खा रहा है, ठीक है, वो वॉक भी कर रहा है और उसकी एक नॉर्मल लाइफ चल रही है, लेकिन अचानक उसको मतलब तबीयत खराब होती है, टेस्ट कराता, पता चलता है इसको तो डायबिटीज हो गई। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, मतलब पता कैसे चले? टिपिकल सिम्टम्स तो 3 है। हाँ, आपको प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, आपको अच्छा। भूख बहुत ज्यादा लगेगी और आपको यूरिन बहुत ज्यादा आएगा। अच्छा, 3 टिपिकल सिम्टम्स है जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में बहुत डायबिटीज के पेशेंट्स देखे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 5 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ और मतलब मैंने ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में काम किया है जहाँ पे मैंने इमरजेंसी में ड्यूटी की है, जहाँ डेली के 100 पेशेंट्स आते थे। अच्छा, तो हमने ऐसे ऐसे पेशेंट जो देखे हैं, लेकिन ये टिपिकल सिम्टम्स बहुत कम लोगों में मिलते हैं। वो गौर ही नहीं करते, भूख लग रही है खा रहे हैं, हाँ, प्यास लग रही है पी रहे हैं, उनका कभी ज़हन ही नहीं किया यार गर्मी बहुत है तो शायद इस वजह से हो रहा है, हाँ, यार आज मैं चला बहुत तो शायद इस वजह से भूख लगी है। तो ये होता है। हाँ, यूरिन जब ज्यादा आ रहा होता है तो थोड़ी कंसर्न बढ़ती है पेशेंट की, तो फिर वो आता है कि यार हाँ अब जो है ना मुझे यूरिन बहुत आ रहा है, तो उसमें फिर यूरिन का टेस्ट करवाते हैं। ज्यादातर जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं वो ये सही करते हैं कि यूरिन का टेस्ट करवाते हैं। यूरिन में भी ग्लूकोज आ रहा होता है, जब वो ग्लूकोज आता है तो फिर उसमें होता है कि आप ब्लड टेस्ट करवाएं तो फिर आपको आइडिया होता है। अब उसमें दूसरे रीजन भी हो सकते हैं यूरिन ज्यादा आने के, आपकी कॉफी कंजप्शन ज्यादा है तो फिर उस वजह से भी आ सकते हैं, चाय आप पीते हैं तो उस वजह से भी आपको ज्यादा यूरिन आ सकता है। लेकिन क्या ये मतलब डाइट करने से या कॉफी ज्यादा इंटेक करने से, उससे तो वो तो कॉफी की वजह से आ रहा है, हाँ। लेकिन अगर बाद में रीजन का पता चले कि ये तो रीजन थी उसकी डायबिटिक्स की, नहीं तो उसमें फिर ये होता है, वैसे यूजुअली होना ये चाहिए कि 30 इयर्स की एज के बाद हर बंदा जो है ना अपना टेस्ट करवाए। अच्छा, हाँ, मतलब उसमें फास्टिंग ब्लड यानी कि मुझे कराना चाहिए। ओके, मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर आप करवा लें, लिपिड प्रोफाइल करवा लें, तो उसमें फिर आपको आइडिया रहता है कि मेरी फास्टिंग कितनी चल रही है, मेरे जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है। इसमें एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, एक टर्म होती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में फिर ये सारी चीजें आ जाती हैं, डायबिटीज मतलब हाइपरग्लाइसीमिया भी आ जाता है कि आपका ग्लूकोज ब्लड में बढ़ा हुआ है, आपका जो है ना हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया मतलब ब्लड में जो लिपिड प्रोफाइल आपने करवाया उसमें ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ फिर आपका बीएमआई बढ़ा हुआ होता है कि आप ओवरवेट की तरफ जा रहे होते हैं। ये सारे मिलकर एक सिंड्रोम बनता है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और हम अगर देखें ना हमारी 25 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स की एज के दरमियान जितने लोग हैं उनमें मेजोरिटी को है ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम। उनका बीएमआई आप देखें वो ओवरवेट भी होंगे, उनका ब्लड ग्लूकोज देख लें वो हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ भी जा रहे होंगे, तो ये सारे उसमें रीजंस होते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है कि एक बंदा अगर डाइट कर रहा है और मतलब वो आजकल आपको पता है बहुत सारी चीजें आई हुई हैं, कीटो डाइट आई हुई है, मतलब डिफरेंट किस्म की डाइट्स होती हैं, कम खाना शुरू कर देता है, क्या उस इंसान को भी मैंने देखा है, जो बंदा डाइट करके पतला होने की कोशिश करता है उसको भी डायबिटीज मैंने देखी है? उसमें एक फैक्टर तो स्ट्रेस का है। अच्छा, ठीक है ना, कि वो जब सोचता है ना कि मैंने पतला होना है तो वो आज मैंने खा लिया यार ये तो वो प्रेशर होता है दिमाग में, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस एक स्ट्रेस का फैक्टर होता है। दूसरा डाइट तो कर ली, हाँ। हमने एक अपना वेट भी अचीव कर लिया कि भाई मेरा जो है ना वो आइडियल वेट ही है, कर लिया, हाँ। मेरा आइडियल वेट ही है, लेकिन उसके बाद फिर आपने कंटिन्यू करना हो। जैसे कीटो डाइट की अगर मैं बात करूँ ना तो ये लो कार्ब हाई फैट डाइट है, मतलब आपने फैट ज्यादा लेना है और कार्ब्स कम लेना है। अब एक टाइम आया कि आपने कीटो डाइट की, इंटरमिटेंट फास्टिंग उसके साथ होता है कि आप ये करते रहे,
फिर एक टाइम आता है आपने अपना गोल अचीव कर लिया, फिर हम सारा जो है ना वो उसको एज अ सजा के तौर पे हम ले रहे होते हैं कीटो डाइट को, ठीक है ना। जैसे ही खत्म हुआ, अच्छा वेट हो गया, चलो यार मैं चावल भी खाऊंगा, मैं रोटी भी हम खाऊंगा। ये सोचते हैं कि यू हैव टू डू दिस, उस वक्त तो हम सोचते हैं, लेकिन जब हमारे सामने ऑब्वियसली खाना आता है तो किसका दिल नहीं करता फिर खाना खाने। उसमें फिर कंट्रोल करना पड़ता है। मतलब उसमें भी कल मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि कीटो से आप डायरेक्ट कार्ब्स पे नहीं चले जाओ, आप पहले लो कार्ब पे आओ, लो कार्ब से फिर आप पोर्शन डाइट पे आओ, पोर्शन डाइट से फिर आप अपने नॉर्मल जो है ना वो लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके ओके। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि अब तो चीट डेज चल रहे होते हैं, लाइक महीने में एक दिन होता है, तो उस दिन जब इंसान मतलब पूरा महीना एक बंदा डाइट कर रहा है और वो उस दिन एक मतलब भारी भरकम वो कौन सा लावा बर्गर खाता है, तो क्या उसकी क्या असरात पड़ते हैं इंसान पे? वो क्या असर छोड़ता है? एक दिन से कुछ नहीं कोई होता, ऐसा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन हमने माहिरीन से ये सुना है, मैं तो खैर माहिर नहीं हूँ, लेकिन माहिरीन से ये सुना है, वो कहते हैं कि आपका चीट मील जो है ना वो चीट मील ही रहना चाहिए, चीट डे नहीं होना चाहिए। और जब वो चीट डे होगा तो वो चीट वीक भी बन जाएगा। ओके बड़ा एक फिर आप उस तरफ से सारा अपना मेटाबॉलिज्म जो इतनी सारी आपने मेहनत की है ना वो सारी आपकी वो सारी उस पे सारा पानी फिर जाता है। तो एक टाइम में एक मील की चीट होनी चाहिए, पूरे दिन का चीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपकी जो डाइट है वो आपने की जो मेहनत होगी वो किसी काम की नहीं रहेगी। इसी के साथ मुझे ये बताएं कि आगे तो आपने बता दिया कि आप माशाल्लाह से डायबिटीज के स्पेशलिस्ट बन रहे हैं, क्योंकि मरीज तो आपको अपने घर में ही मिल जाएंगे, लेकिन इसकी ये वजह तो नहीं है, आपने बताया 2045 में इतने सारे मरीज हो जाएंगे डायबिटिक्स के, तो क्या आपने सिर्फ अपना क्लिनिक चलाने के लिए तो नहीं ये कर रहे हैं आप? एक्चुअली कि तब आपके पास मरीज ज्यादा आएंगे तो पैसे ज्यादा आएंगे। एक्चुअली जो है ना डायबिटीज के पेशेंट को डायबिटोलॉजिस्ट बहुत कम देख रहे होते हैं। मतलब हमें तो ये आज तक क्या कहते हैं शऊर ही नहीं आया कि हम किसी डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाएं। हम जा रहे होते हैं फिजिशियन के पास, या मेरी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही, डॉक्टर साहब आप दवाई चेंज करते हैं। अब वो क्या करते हैं, उसने देखा यार शुगर कंट्रोल में नहीं है, अच्छा आप 500 mg ले रहे हैं ना एक टैबलेट मेटफॉर्मिन है, 500 mg ले रहे हैं, तो आप ये 1000 mg कर दें या 750 mg कर दें, वो फिजिशियन आपकी बढ़ाता जाएगा। सही। मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसा हो जाए कि हम लोगों को शऊर दें कि भाई आप अपने लाइफ स्टाइल से ही कंट्रोल कर सकते हैं इसको। जब कंट्रोल हो जाएगी तो आपको मेडिसिन की नीड ही नहीं है। और दूसरी मैं आपको एक पते की बात बताऊं कि शुगर की जो ड्रग्स होती है ना उसको हम कहते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, ठीक है ना। अच्छा। वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में मेजॉरिटी ऐसी ड्रग्स हैं जो आपके इंसुलिन को मजीद बढ़ाती हैं। तो इस मैकेनिज्म को समझने की जरूरत है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, पहले इंसुलिन बढ़ा हुआ है, आपने ली तो और इंसुलिन बढ़ जाएगा। और ज्यादातर हाइपोग्लाइसीमिक है, मतलब आपकी शुगर लो हुई तो फिर आपने वही मीठा खाने बैठ जाना है। सिर्फ एक इसमें मेटफॉर्मिन की जो मैं बात कर रहा था वो यूग्लाइसीमिक है। यूग्लाइसीमिक मतलब कि आपकी शुगर को कंट्रोल पे लेके आएगा, नीचे नहीं करेगा। बाकी सारी ड्रग्स जो है वो आपके शुगर को लो कर देंगे, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। जब वो हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो फिर आपकी बॉडी के मैकेनिज्म्स फिर डिफरेंट हो जाएंगे। फिर वो ऑब्वियसली वो फिर ज्यादा असर करेगा, आपकी बॉडी पे असर करेगा, आपकी सेहत पे असर करेगा ऑब्वियसली। तो इसकी कोई एग्जैक्टली कोई दवाई नहीं है शुगर की, शुगर का सिर्फ परहेज है। परहेज मतलब लाइफ स्टाइल आप चेंज कर दें, लाइफस्टाइल चेंज कर दे तो समझे आपने शुगर खत्म कर दी। सिंपल सी बात है। लेकिन आपको फिर डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। मतलब क्या चीज मुझे खानी चाहिए, किस चीज में कार्ब्स ज्यादा है, किस चीज में जो है ना वो कार्ब्स ऐसे हैं जो मुझे नुकसान नहीं मतलब देंगे। पहले से ज्यादा अपने आप को जो है टाइम देना चाहिए और केयरफुल रहना चाहिए कि अगर मैं ये चीज खाऊंगा तो मुझे इस पे ये मेरे पे असर ना करे। जी, तो ये तो बातें हम कर रहे थे और बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें दी डॉक्टर साहब ने। तो डॉक्टर साहब को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करते हैं और इनसे करते हैं कुछ रैपिड फायर के सवाल। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपने मुझे उसके जवाब देने हैं, ठीक है। मेरा पहला आपसे सवाल है कि संडे का दिन है, आपके फोन में सिर्फ एक फोन कॉल करने का बैलेंस है और आप शदीद किस्म के बोर हो रहे हैं, तो आप इनमें से किसको कॉल करेंगे और क्या कहेंगे? मेरा ऑप्शन है शेख रशीद और जहांगीर तरीन। ये तो दोनों आपने ऑप्शन ही ऐसे दिए कि जिसको कॉल करने का दोनों को ही दिल नहीं करेगा। दोनों को दिल नहीं करेगा। नहीं यार, हमारे माशाल्लाह से इतने अच्छे और मोतबर किस्म के सियासतदान है, किसी को तो आपको कॉल करनी चाहिए, आपके पास तो ऑप्शंस है। नहीं, दोनों को मैं लाइक नहीं करता, सीधी बात है। तो इस वजह से फायदा नहीं है इनको ना करे, हुकूमत चला रहे हो। अगर आप एक दिन का वजीर आजम आपको बनने का मौका मिले तो सबसे पहले पाकिस्तान में किस चीज पे काम करना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगा कि करप्ट
जितने भी इदारे हैं ना जो करप्शन कर रहे हैं, उनके जितने ऑफिसर्स हैं उनको दूसरे सूबे में भेज दूंगा, दूसरे सूबे के इस तरफ भेज दूंगा। तो फिर उनको तो यहाँ का भी नहीं पता होगा और उनको वहाँ का नहीं पता होगा, पता लगने में वो टाइम टकरे लगेगा। मारेंगे दीवारों में। पता लगने में टाइम लगेगा, 2 साल में चेंज होती रहेंगी इनकी पोस्ट। ओके जी, खाने की टेबल पर आप बैठे हैं, साथ वाली सीट आपकी खाली है, तो आप किसको बिठाना पसंद करेंगे, महविश हयात को या फिर माहिरा खान को? माहिरा खान को। माहिरा खान पसंद है आपको? बिल्कुल जी, माहिरा खान साहिबा आपके लिए खाने की टेबल पे डॉक्टर साहब जो हैं वो चाहेंगे कि आप उनको ज्वाइन करें। तो इसी के साथ अभी मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग बैठे हैं डॉक्टर यामीन बोचा साहब के साथ और नाम जो है वो आपका थोड़ा सा लेने में मेरे मुंह से पहले भी निकल गया था। खैर एनीवेज, अगला मेरा सवाल है आपसे। ओके जी, तूफानी बारिश हो रही है और आपके पास 2 अम्ब्रेला हैं और लोग आप 3 हैं, तो आप इन दोनों में से किसको अम्ब्रेला देना पसंद करेंगे? ऑप्शंस हैं आपके, आयशा उमर या फिर आयशा खान। आयशा खान को मैं नहीं जानता, तो आयशा उमर को ही देंगे। आयशा खान हमारी बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, उन्होंने अब काम करना छोड़ दिया है क्योंकि वो पिया घर सुधार गई हैं, उनकी शादी हो गई है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, लेकिन बहुत बड़ा दिल है आपका माशाल्लाह से। आयशा उमर, कभी भी बाहर तूफानी बारिश हो रही होगी तो डॉक्टर साहब आपको छाता देने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगर आप डॉक्टर ना होते तो क्या होते? बिजनेसमैन होता ऑब्वियसली। बिजनेसमैन होते। तो अभी जो है, अभी सोचते हैं कभी कि ये क्या मैंने कर दिया, काश मैं बिजनेस ही कर लेता। पहले सोचता कभी था, ख्याल आता है? पहले सोचता था, फिर जब कोविड आया, एक तो खिदमत करने का मौका मिला, ठीक है, दूसरा मैंने लोगों के बिजनेस डूबते हुए देखे तो फिर एक आइडिया हो गया कि अच्छी फील्ड है। बहुत बुरा हाल था पूरी आवाम का, पूरी कौम का, और एक इतना मुश्किल वक्त गुजारा हमने कि अपने घर में भी जाने से पहले वो पूरा सैनिटाइज्ड हो के, जाहिर है बच्चे थे घर में और सारी चीजें थी, तो बहुत मुश्किल था वो। मुझे याद है मैं अपनी सिस्टर के घर जब जाता था ना, तो मेरे बहनों ही थे, उन्होंने बाकायदा स्प्रे रखे हुए थे। हाँ, वो सबने रखे हुए थे, हमारे घर में तो थे। तो इंटर होने से पहले आप पहले सैनिटाइज करो, बिल्कुल फिर घर में जाओ। बिल्कुल ऐसा ही था। अब जाहिर है हर बंदा जो है वो नहीं लगवा सकता था वो जो एक पूरा स्प्रे होता है, लेकिन लोगों ने यही किया था, बल्कि मैंने खुद किया था कि हमने स्प्रेज की बॉटल्स बना के रखी हुई थी, और मैं जब कभी मतलब शूट से घर जाती थी तो मैं अपने बेटे को बोलती थी कि जब मैं आऊंगी दरवाजे पे तो पहले मेरे पे पूरा स्प्रे करना एंड फिर मैं अंदर आऊंगी। लेकिन फिर भी मैं जब भी बाहर से आती थी तकरीबन कोई 2-3 दिन नहीं मिलती थी, मतलब अपने बेटे को प्यार भी नहीं करती थी क्योंकि जाहिर है बहुत डर लगता था, बड़ा स्केरी मोमेंट था वो पूरी कौम के लिए। एनीवेज, हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगर आपको चाय पीने का मौका मिले तो किसके साथ आप चाय पीना पसंद करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं ये, एंजेलिना जूली के साथ या फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ। एंजेलिना जूली के साथ। डोनाल्ड ट्रंप के साथ कौन पिएगा चाय? बिल्कुल जी, ये जो इंसान इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं, बड़े रहम दिल हैं। मुझे लगता है ये औरतों की फलाह बहबूद के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये आयशा उमर को छाता देने के लिए तैयार है और तो और एंजेलिना जूली के साथ चाय पीने के लिए भी तैयार है। खैर, यहाँ पे जो है हमारे सवाल जो है वो खत्म हो चुके हैं। मुझे ये बताइए कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें, अनफॉरगेटेबल। मुझे याद है कि मैं एक हॉस्पिटल थी, प्राइवेट हॉस्पिटल थी और कम्युनिटी हॉस्पिटल थी, एक मेमन कम्युनिटी का हॉस्पिटल था, उसमें मैं आईसीयू में ड्यूटी करता था उस वक्त। अच्छा। ये आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है। हाँ। तो वहाँ एक एडमिट थी बूढ़ी खातून, वो एडमिट थी, तो उनके 7 बेटे थे और 1 बेटी थी। अच्छा। तो वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में थी। अच्छा। तो उनके बच्चे जब आते हैं तो मैं पहले 1-2 दिन तो हमने नोटिस किया, हम देख रहे थे, हमने कहा चलो यार ये अपनी अम्मी को दिलासा देने आ रहे होंगे या कुछ करने के लिए आ रहे होंगे। तो तीसरा दिन जब आया तब हमने नोट किया कि वो तो कुछ और पूछते हैं अपनी अम्मी से आगे। क्या पूछते? वो कान में आगे पूछते थे कि अम्मी सोना कहाँ रखा हुआ है, अम्मी पैसे कहाँ रखे हुए हैं। सीरियसली। और जब पेशेंट हमें बेहतर होती हुई नजर आई, हमने उनको कहा कि आप इनको घर ले जाएं, तो वो घर भी नहीं लेके गए। क्यों? और बस वो नहीं लेकर जाना चाहते थे।
ठीक है, फिर उसके बाद एक ऐसा मौका आया कि उसके फिर वहाँ रह रहकर तकरीबन वो 3.5 महीने तक एडमिट रही थी वो अम्मा। और उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई तो वो घर पे भी नहीं लेके गए मैयत को, वो सैयद खाने में रही, वहीं पे गुस्ल दिया और वहीं से फिर उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी। मतलब तो मैंने उन 7 बेटों को और उनकी बेटी को जो उस दिन सुनाया था ना, तो वो मुझे अब तक याद है। मतलब उनको इतनी शर्म नहीं है उनको कि अब बूढ़े माँ बाप हैं, हालांकि बूढ़े माँ बाप की खिदमत का तो अल्लाह पाक ने भी कितना जो है ना वो इनामात रखे हुए हैं और हमने सुना है काफ़ी जगहों पे, तो उनमें ज़रा भी वो नहीं था। उनको कंसर्न ही ये था कि इनके नाम पर एक घर है और उनके पास सोना पड़ा हुआ है, पैसे पड़े हुए हैं, तो वो वही आगे कान में पूछते थे। और अम्मा भी बड़ी जिद्दी थी, उन्होंने बताया नहीं एंड तक। हाँ, लेकिन बड़ा वो ऐसा दौर था ना कि मुझे रोना आता था, मैं दिल से रोता था कि यार ये ऐसी औलाद है, इसके लिए जो है ना वो माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं ऐसे बच्चों के लिए। किस कदर माहौल बदल चुका है, लोगों के अंदर किस कदर लालच आ चुका है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ भी जो है वो इस तरह का बिहेवियर रखते हैं, बहुत ही गलत बात है। और ये 3.5 महीने जब तक वो एडमिट रही तो हॉस्पिटल का एक बंदा था, उसने फिर जिम्मेदारी उठाई थी कि वो उनकी मेडिसिन वगैरह सब ले आता था उस अम्मा की। क्या ना इसके घर वाले रुकते थे ना कुछ। हम तो पहले खुश होते कि यार चलो वो दिलासा देने आ रहे हैं, हाँ। लेकिन बाद में पता चला कि यार ये आगे पूछते हैं। कहने को 7 बेटे और एक बेटी। कहते हैं बेटियां जो होती हैं वो अपनी माँ की सहेली होती हैं, और यकीन करें मेरे अभी भी मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपकी ये बात सुन के। हालात इस कदर बदल चुके हैं, लोग इतने लालची हो चुके हैं इस पैसे की खातिर। अल्लाह बस इस कौम को जो है हिदायत दे, हम तो यही कह सकते हैं यहाँ पे बैठ के। क्रिकेटर आपको कौन सा पसंद है? क्रिकेटर मुझे बाबर आजम पसंद है। अभी करंट बाबर आजम, इससे पहले जो पहले हमारे सीनियर क्रिकेटर्स थे? सीनियर क्रिकेटर्स में शाहिद अफरीदी एक अलग ही वो समझे कि अनप्रेडिक्टेबल होता था हर वो दफा। तो समझ लें हमारी पूरी कौम के लाला है वो, और उनको तो बुलाते ही सब इसी नाम से है। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी उनकी पर्सनालिटी, और वो आजकल मतलब अपनी बेटियों के साथ जब आते हैं तो मतलब उस इंसान को देख के लगता है कि उसने सही से बेटियों की जो है बहुत अच्छी परवरिश की है। इसी के साथ मुझे ये बताएंगे कि आगे अब आपका क्या करने का इरादा है? आगे यही है कि डायबिटीज में ही आगे अपने कैरियर को लेके जाना है और लोगों को जितना शऊर में दे सकता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल भी है डॉक्टर यामीन बोचा ऑफिशियल के नाम से। उस पर मैं ज्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं डायबिटीज रिलेटेड ही वीडियोस बनाऊं, और आगे भी मेरा इरादा यही है कि उस डायबिटीज रिलेटेड वीडियोस से लोगों को जितना फायदा हो सके उतना मैं दूं। ये मेरा ज़हन है। मतलब कि उनको अवेयरनेस आप देना चाह रहे हैं, जैसे कि हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, हर चीज का एक स्पेशलिस्ट होता है, डायबिटिक का कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, तो आप वो बनना चाह रहे हैं। डायबिटोलॉजिस्ट होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतना शऊर ही नहीं है कि हम डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएं। हाँ। हम फिजिशियन के पास ही जाके ये सारी चीजें करवा रहे होते हैं। ओके जी, हमारे शो का वक्त हुआ जा रहा है खत्म, और वक्त का तो पता ही नहीं चला आपके साथ। लेकिन जाने से पहले आप हमारी कौम को कोई अच्छा मैसेज देना चाहते हो, हमारी यूथ यंग जनरेशन के बारे में? बस मैं अगर हेल्थ के रिगार्डिंग बात करूं तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी यंग जनरेशन अभी आ रही है वो थोड़ा सा अपनी नॉलेज अपने घर वालों के जो उनके रिलेटिव्स हैं डायबिटिक, उनके बारे में नॉलेज रखें और उनको इस डिसिप्लिन पर चलाएं। बच्चे जिद करते हैं तो माँ बाप कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आप उनको जो है ना वो प्रॉपर डाइट पे ले आएँ, और जब वो प्रॉपर डाइट और लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा तो फिर वो आपके साथ ज़्यादा देर तक भी रहेंगे। खैर ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन कोशिश करना हमारे हाथ में, तो हम जितनी कोशिश करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त हमें दिया और बहुत ही अच्छा लगा। आज आपसे बहुत सारी बातें जानने का मौका मिला और हमारे शो के जरिए हमारे व्यूअर्स को भी इसकी अवेयरनेस हुई। थैंक यू। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मेरे शो का वक्त हुआ जा रहा है खत्म। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।